हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान में पौधों में पोषण, और जाना है हम कि पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे मेनली हरे पौधे और शैवाल और कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। और भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण। मोटा मोटी प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में। इसमें क्लोरोफिल सहायता करता है, जो पाया जाता है हरित लवक में। अगले क्लास में बताया था हरित लवक की संरचना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल ही सौर ऊर्जा को अवशोषित करके बदलता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। यानी मोटा मोटी प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या पर्ण हरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बदला जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और यही प्रकाश संश्लेषण है। यह प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोज मुख्य उत्पाद होता है, ऑक्सीजन और जल इसमें सह उत्पाद होते हैं। ध्यान रखो, इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का है, 12 अणु जल का है, 6 अणु जल बच भी गया नहीं है। इसमें ऑक्सीजन जो बना है उस जल के विखंडन से, पहले भी हम बताया है, ग्लूकोज। बाकी अभी प्रकाश संश्लेषण को डिटेल्ड में हम इसमें देखेंगे। बताया ही प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ ही भोजन बनाता है और प्लस प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, अपना भी भोजन बनाता है और हम लोगों के भोजन का भी प्रबंध यही करता है। हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे या पौधों के उत्पाद ही खाते, नहीं खाते हैं? चावल खाते, दाल खाते, गेहूँ खाते, फल खाते, सब्जी खाते, ड्राई फ्रूट खाते, जो भी खाते हैं सबके देता है पेड़ पौधे। तब तो पेड़ पौधे से मिलते हैं। साग खाते हैं तो डायरेक्ट पेड़ है, कोमल टहनी है, पेड़ ही है। और कुछ जानवर जो होते हैं पेड़ खाता है, छोटे छोटे टहनियाँ खाता है, घास खाता है। यानी पोषण जो जंतुओं का चलता है वो चलता है पौधों के सहारे। किसके सहारे? इसीलिए चूंकि भोजन बनाने की जिम्मेवारी पौधों के पास है। किसके पास? तो पौधों को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहेंगे? उत्पादक, प्रोड्यूसर। सभी प्रकार के पारितंत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस सब में उत्पादक पौधे ही होते हैं। मोटा मोटी पौधा का काम है भोजन बनाना, तो बनाने वाला उत्पादक कहलाया। और हम लोग उसका उपयोग करते हैं, जो भोजन बनाता है उसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग कहलाते हैं उपभोक्ता। क्या कहलाएंगे? हाँ, पूछे जाते हैं सवाल। तो हरे पौधे उत्पादक हुआ और हम लोग जो हुए या प्राणी सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। और अभी आगे देखेंगे एक कैटेगरी और जीव का है जिसको अपघटनकर्ता कहेंगे, इसी में देखेंगे। तो अभी अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है, इसमें सौर ऊर्जा को बदलते रासायनिक ऊर्जा में। इसमें रासायनिक पदार्थ जिससे ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज है। क्या है? और प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए हुए हैं, एक तो भोजन बनाकर और प्लस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करके। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कहा जाता है श्वसन गैस। सभी जीव श्वसन के लिए किसका उपयोग करते? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते और बनाता क्या? ग्लूकोज। और क्या बनाता? तो इस प्रकार से निरंतरता बनी रहती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है, वायुमंडल में मिलता है। जलों द्वारा मिट्टी से पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से मिलता है। ग्लूकोज जो इसमें बनता है ये ऊर्जा युक्त रासायनिक पदार्थ है और मुख्यतः शर्करा कहलाता है। क्या कहलाता है? अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कहना इसको। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? पहले लिखाया भी है। और ऑक्सीजन यहाँ वायुमंडल में मुक्त होती है और इसकी उत्पत्ति जल के विखंडन से। किसके विखंडन से? 1 नंबर के सवाल में बहुत बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है और प्लस बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जल के विखंडन से। याद रखेंगे आगे भी यहाँ जल का प्रकाश वियोजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको देखेंगे अभी डिटेल में। तो ये है। और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो पूर्ण होता है 2 चरण में। क्या चरण में? उसमें पहला है जी प्रकाशिक प्रतिक्रिया, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फिर इसको कह सकते हो प्रकाश आश्रित प्रक्रिया भी। इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसको हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हिल रिएक्शन भी रखा गया है। यहाँ लिखा है लास्ट में हम। अच्छा, यह सबसे पहले ध्यान रखना है, नामे है इसका प्रकाशिक प्रतिक्रिया। इसके लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में पहला चीज आवश्यकता इसमें है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा चीज ये जो होता है प्रकाशिक प्रतिक्रिया हरित लवक के ग्राना में। याद रखेगा, पूछता है सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रतिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्राना में। कहाँ पर? हरित लवक के। याद रखना है एकदम कंठस्थ, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रतिक्रिया हरित लवक के ग्राना में। इसके लिए प्रकाश चाहिए, नाम ही है इसका प्रकाशिक प्रतिक्रिया या प्रकाश आश्रित प्रतिक्रिया, तभी तो कहा इसको लाइट रिएक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है? तो पहला चीज इसमें प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। मतलब क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, मेनली लाल रंग के प्रकाश को, क्योंकि लाल रंग में बताया है हम अत्यधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद जो ऊर्जा प्रकाश से अवशोषित होता है उसके द्वारा जल का विखंडन होता है। किसका विखंडन? जल का विखंडन होता है। अभी देखेंगे जल का विखंडन। और यहाँ पर बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 9th क्लास में पढ़ा है इसको। और ये है NADPH2 प्लस, NADPH2 प्लस। अब ये जो बना है दोनों, ये आगे की एक चरण जो है उसको संपन्न करता है, उसका नाम है, दूसरा जो प्रकाश संश्लेषण की सेकंड चरण है, सेकंड चरण जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको कहते हैं प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया। वहां इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, किया जाता है पौधों द्वारा। किसका किसका? ATP और NADPH2 प्लस का। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, बताया ये है प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं इसमें जल का विखंडन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक प्रतिक्रिया है उसमें मुख्य काम जो चलता है जल का वियोजन प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। बताया ही, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है जिससे जल का विखंडन होता है। यानी क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल का वियोजन होता है और बनता क्या है? हाइड्रोजन आयन, ऊर्जा युक्त रहता है। इसको ऊर्जा युक्त प्रोटॉन भी कहा जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन 4 अणु पुनः बदल जाता है जल में और ऑक्सीजन निकलता है और 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बना और ये जो ऊर्जा युक्त प्रोटॉन बना, इसको एक विशेष प्रकार का विटामिन, यहाँ लिखा हम देखो, ये स्टार देकर याद रखना है ये दोनों बात को। NADP प्लस पूरा नाम है इसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन। पहले क्या देंगे? एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यह विशेष प्रकार का विटामिन है जो ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है। ध्यान रखना है, ये NADP प्लस क्या करता है? जो ये ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन आयन है इसको ग्रहण करके बदल जाता है किसमें? NADPH2 प्लस आयन में। और ये NADPH2 प्लस और प्लस इसमें ATP मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट नामक जैविक ऊर्जा, जिसको ऊर्जा करेंसी भी कहा जाता है, इसका उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण के अगले चरण में, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रतिक्रिया या फिर उसको कहेंगे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया या उसको कहेंगे केल्विन साइकिल भी, केल्विन चक्र भी कहेंगे। वहां पर ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो अभी मोटा मोटी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रतिक्रिया में मुख्य कार्य क्या हुआ है? जल का वियोजन हुआ है और ATP बना है, कितना अणु? और प्लस ये बना है अपने पास 2 अणु में NADPH2 प्लस। ध्यान रखेंगे हर बार जब अगला चरण में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यही ATP और NADPH2 प्लस, NADPH2 प्लस के सहारे प्रकाश संश्लेषण का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अगला चरण है, वो संपन्न होगा। सेकंड चरण प्रकाश संश्लेषण का, इसको बोलेंगे अप्रकाशीय प्रतिक्रिया या फिर इसको कहना प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया। अच्छा ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डार्क रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन। अंग्रेजी में कहेंगे इसे डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसे डार्क रिएक्शन या क्या कहेंगे? केल्विन चक्र। वजह है इसको केल्विन और उसका सहयोगी जो वैज्ञानिक था वो मिलजुल के इसका खोज किया था, तो नाम इसका पड़ गया केल्विन चक्र। कैसा चक्र? केल्विन चक्र। इधर हो गया है। अच्छा ध्यान रखना है, नाम है इसका अप्रकाशीय प्रतिक्रिया या फिर प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया। हालांकि यह प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। भले प्रकाश की उपस्थिति में भी होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, इसके लिए प्रकाश नहीं चाहिए होता है। ध्यान रखना है, यह प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया या प्रथम चरण जो भी लिखो,
प्रथम चरण में उत्पन्न एटीपी एवं NADPH2 प्लस की ऊर्जा के सहारे संपन्न होता है। अच्छा, दूसरा मेन प्रमुख बात इसमें याद रखना है, पहलौका प्रतिक्रिया था हरित लवक के ग्राना में, कहाँ था? तो यह हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। कहाँ पर? स्ट्रोमा में संपन्न होता है। याद रखेगा, डार्क रिएक्शन या केल्विन चक्र कहाँ होता है? कहाँ जी? हरित लवक के स्ट्रोमा में। अच्छा, ध्यान रखेंगे इसमें एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र को 6 बार चलना पड़ता है। मेन बात हम लिख रहे हैं, केल्विन चक्र को कितने बार चलना पड़ता है? 6 बार। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार कुल एटीपी की आवश्यकता इसमें कितना है जी? कुल एटीपी की आवश्यकता इसमें है 3 एटीपी एक बार, एक चक्र में जब केल्विन साइकिल चलेगा तो 3 एटीपी ऊर्जा चाहिए। और चला है 6 चक्र। कितना चक्र चला? तो 3 गुने 6 बराबर कितना एटीपी लगा? 18 एटीपी तथा 2 NADPH2 प्लस 2 NADPH2 प्लस, और चला एक चक्र में ये 2 NADPH2 प्लस है, और ये चला है 6 चक्र। कितना चक्र? तो गुना करेंगे इसमें 6 से तो कितना ही लगेगा? 12 NADPH2 प्लस। इतना इसमें आवश्यकता है इसका। ये जो ग्लूकोज अणु बना है, एक अणु 6 चक्र, जब केल्विन चक्र 6 बार दोहराया गया, केल्विन चक्र जब 6 बार चला तो टोटल एटीपी कितना लगा? 18। और कई गो NADPH2 प्लस खर्च हुआ? एक बार, एक चक्र जब केल्विन चक्र चलेगा एक बार तो 3 एटीपी लगेगा और 2 NADPH2 प्लस लगेगा। 6 चक्र 6 बार चला है केल्विन चक्र तो 18 एटीपी लगा, और प्लस ये 2 अणु एक बार लगा तो 6 चक्र में कितना अणु लगा? 12 NADPH2 प्लस। अब एक NADPH2 प्लस बराबर होता है 3 एटीपी। कितना एटीपी? 3 एटीपी। इसलिए टोटल आवश्यक एटीपी हो गया, आवश्यक एटीपी बराबर कितना? 18 तो ही लगा, 18 ही लगा ना जी। और प्लस में देखिए, यहाँ प्लस में 12 NADPH2 प्लस लगा है, और एक NADPH2 प्लस के लिए 3 एटीपी चाहिए। मतलब टोटल एटीपी कितना लगेगा? 3 एटीपी और गुने कितना? 12। एक NADPH2 प्लस में 3 एटीपी लग रहा है तो हमारे पास 12 गो है, तो 12 तिया 36, यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 12 तिया 36 और 18 54 एटीपी। ये इस प्रकार से केल्विन चक्र जब चलता है 6 बार एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में तो टोटल एटीपी कितना खर्च हुआ? 54 एटीपी। जबकि पहला बार जो पहला चक्र चला था, पहले चरण में फर्स्ट स्टेप में कुल एटीपी बना कितना था? 9 एटीपी। याद रखना है इसको। चलिए लिखिए। आइए देखें प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जितना प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार से हम चर्चा किया है तो इसके बाद इसको नहीं बता पाना हम नहीं समझते हैं, संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखो चाहिए क्या जी? सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले चाहिए सूर्य प्रकाश बाहर से मिलता है। और क्या बाहर से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बाहर से मिलता है? जल। यह है बाह्य कारक। कौन सा कारक? बाह्य कारक। अच्छा, इसके बाद इसमें आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। उसके बाद इसमें चाहिए पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा और ये NADP प्लस। इसको आंतरिक कारक कहेंगे। कैसन कारक? हाँ, आंतरिक कारक है, ये पौधों में ही पाया जाता है।
अच्छा, इसके बाद है, ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। वायुमंडल में CO2 की मात्रा हम पढ़ा है कितना, 0.03%। इसकी उपलब्धता में जरा सा भी परिवर्तन होने पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को नियंत्रक कारक या सीमांत कारक कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के 3 कैटेगरी हैं। बाह्य कारक कौन कौन है जी? सूर्य प्रकाश, CO2 और जल। क्लोरोफिल, पेंटोज शर्करा, NADP+। आंतरिक कारक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जरा सा भी अगर परिवर्तन आ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित हो जाती है। इसलिए CO2 को कहा जाता है कौन सा कारक? नियंत्रक या सीमांत कारक। आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रायोगिक प्रदर्शन। किस बात की प्रायोगिक प्रदर्शन? तो अभी तक हम लोग देख चुका कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे भोजन बनता है मेनली पत्तियों में, क्योंकि पत्ते ही ज़्यादा हरे होते हैं। तो प्रायोगिक प्रदर्शन इसी बात का होगा कि अभी तक हम लोग सीखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखा ना जी। प्लस ये भी देखा है हम कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन गैस की भी उत्पत्ति होती है। उसी की जांच करेंगे प्रयोग द्वारा, यानी प्रयोग से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? बताया ही, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है और जमा होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च को मंड भी कहा जाता है हिंदी में। तो पौधों में निर्मित ग्लूकोज जो बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, वो संचित होता है स्टार्च यानी मंड के रूप में। इसी की उपस्थिति को हम लोग जांचते हैं प्रयोग द्वारा। प्रयोग करना कैसे है? तो इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ हैं जो जरूरी चाहिए। जो आवश्यक पदार्थ इसमें लगते हैं जिसमें हम जांच सकें मंड कण को, तो उसके लिए सबसे पहले पत्तियों में पाया जाता है हरित, ये क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो हरित लवक में होता है। तो इसमें क्लोरोफिल को घुलाया जाता है। तो घुलाने के लिए इसमें 3 पदार्थ जनरली उपयोग में लाते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन या फिर एल्कोहल। तीनों में से किसी एक के विलयन में पत्ती को उबाला जाता है। उबालने से होता क्या है कि पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो घुल जाता है, मतलब वो विरंजित हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। उसके बाद पत्ती को निकाल कर उस पर आयोडीन का विलयन डालते हैं। आयोडीन यहाँ लिखा, देखो देखो, है ना जी। तो आयोडीन का विलयन उस पर जब डाला जाता है या पत्ती को आयोडीन के विलयन में डालते हैं तो ये प्रतिकारक होता है। पत्ती को विलयन में डालकर आयोडीन वाले उसको 5 मिनट तक उसमें छोड़ दिया जाता है। 5 मिनट के बाद निकाल कर उसको जल से धो दिया जाता है। धोने पर पत्तों पर गौर से अवलोकन किया जाता है। जब देखा जाता है पत्तों को जो निकाला जाता है आयोडीन की विलयन से, जिसको उबाला था, तीनों में से किसी एक में, तो उस पर जहाँ जहाँ हरा था यानी पत्ती के हरे भाग में, वहाँ पर गहरा नीला रंग उत्पन्न हो गया। किसके कारण? आयोडीन के विलयन के कारण हरे भाग में गहरा नीला रंग उत्पन्न हो गया, जो दर्शाता है मंड कण की उपस्थिति को, मतलब स्टार्च की उपस्थिति को, क्योंकि स्टार्च से ही अभिक्रिया किया है जिससे उसका रंग गहरा नीला हो गया। तो गहरा नीला रंग में परिवर्तित हो जाना पत्ती का कलर, ये दर्शाता है कि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। प्रयोग यही होगा, बार बार तरीका अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले इसमें है हरित कणों की अनिवार्यता। क्लोरोफिल, हरित कण क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है या कैसे इसको दर्शाओगे कि क्लोरोफिल आवश्यक है? तो काम जो करना है मेनली बता दिया। क्लोरोफिल को घुलाया जाता है एसीटोन, एल्कोहल या फिर इसमें क्या बोलते हैं, 3 चीज़ यार जी, क्लोरोफॉर्म,
तीनों में से किसी एक में ये पत्ती के क्लोरोफिल को घुलाकर उसको विरंजित करके उसकी उपस्थिति जांचना है। किसकी? स्टार्च की। किसकी उपस्थिति? यही मेन काम करेंगे। तो अपने को जांचना है क्लोरोफिल की अनिवार्यता को। तो अपने पास सामान होना चाहिए सबसे पहले आयोडीन। तीनों में से कोई एक, क्लोरोफॉर्म रहे, एसीटोन रहे या अल्कोहल रहे, तीनों में से कोई एक लेना है। आयोडीन का विलयन चाहिए, स्टोव चाहिए उबालने के लिए या फिर बर्नर, लैंप बर्नर हो सकता है, और जल लेना है, 3 परखनली लेना है और क्रोटोन का पत्ता लेना है। अब क्रोटोन का पत्ता इसलिए लिया गया है, अपने पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन समझना क्रोटोन के पत्ते में कई रंग होते हैं। कहीं हरा रंग होता है, कहीं पीला रंग होता है, कहीं लाल रंग होता है। तो इसलिए क्रोटोन का पत्ता ही लिया जाता है प्रयोग में जब हमको क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाना है, अनिवार्यता दर्शाना है प्रकाश संश्लेषण में। तो करना क्या है, क्रोटोन का जो पत्ता होता है उसमें कहीं गहरा लाल रंग होता है, कहीं हरा रंग होता है, कहीं पीला। तो तीनों को काट कर सेपरेट कर लिया जाता है। तीनों को काट कर सेपरेट करने के बाद अपने पास 3 परखनली है। तीनों परखनली पर कागज के टुकड़े में पत्ती पर जो जो रंग तुमको मिलेगा, हरा मिलेगा, पीला मिलेगा और लाल मिलेगा, पत्ता काटा तो अलग किया ना जी। तो तीनों परखनली में बारी बारी से एक पर लाल रंग लिख देना है लाल, एक पर पीला लिख देना है, एक पर हरा लिख देना है, और टुकड़ा का जो कलर है जिस परखनली में लिखा है उस कलर को उसी परखनली में डाल देना है, और उसमें डाल देना है एसीटोन को। क्या डालना है? एसीटोन को, ताकि टुकड़ा डूब जाए। आधा से ऊपर तक डालना है। यहाँ लिखा है सब, क्रोटोन के पत्ते कहीं लाल, कहीं नीला तो कहीं हरा होता है। काट कर इन्हें अलग कर इन्हें अलग अलग परखनली में रख देना है और कागज की पट्टी पर रंग लिखकर चिपका देना है। बताया ही। उसके बाद परखनली में आधे तक एसीटोन डाल देना है। बताया ही। अब एसीटोन डाले हुए परखनली को रखना है, जांच घर में देखा होगा, एक बीकर में ऊपर से रहता है स्टैंड लगा हुआ, और उसमें पानी डाल दिया जाता है और परखनली को उसमें डुबा देते हैं, स्टैंड में फिट करके रख दिया जाता है। उसके बाद उसको खौलाया जाता है लगभग 10 मिनट तक। खौलाने के बाद पत्ती को निकाल लेना है चिमटा से पकड़कर परखनली से, और उसको डालना है आयोडीन के विलयन में। आयोडीन के विलयन में डालकर निकालोगे और उसको जल से जब धो लोगे तो जो रंग हरा था, यानी पत्ती का जो हरा वाला टुकड़ा था, उसी में तुमको गहरा नीला रंग मिलेगा। बाकी पीला रंग में, लाल रंग में गहरा नीला रंग उत्पन्न नहीं होगा, यानी वहां पर आयोडीन प्रतिकारक से कोई प्रभाव, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब हरा रंग में ही गहरा नीला रंग हुआ है। इसका मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण वही हुआ है जहां हरा रंग था, और हरा रंग में पाया जाता है क्या? हरित कण या क्लोरोफिल। तो ये प्रयोग है किसको दर्शाने के लिए? हरित कण की अनिवार्यता। कुछ नहीं है, मोटा मोटी याद रखना है। अच्छा, हम अभी दूसरा प्रयोग करवाने वाले हैं प्रकाश की। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश। बताया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो प्रकाश की आवश्यकता, मतलब अब जो प्रयोग हमको दिखाना है वो दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यक पदार्थ जो यहां चाहिए, सबसे पहले इसमें एसीटोन चाहिए। किसके लिए एसीटोन काहे चाहिए? अभी तो बताया जी, क्लोरोफिल को घुलाने के लिए। क्लोरोफिल को घुलाने के लिए, ताकि पत्ते विरंजित हो जाएं। विरंजित मतलब उसका रंग समाप्त हो जाए। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, मोटा मोटी बात है। उसके बाद इसमें अपने को चाहिए आयोडीन का विलयन। ये प्रतिकारक होगा। क्या होगा? प्रतिकारक, यानी इसका काम होगा मंड की उपस्थिति, मंड मतलब स्टार्च की उपस्थिति जांचना। अपने पास होना चाहिए लैंप बर्नर या स्टोव। लैंप बर्नर या स्टोव। अच्छा, अपने पास होना चाहिए 2 परखनली। कितने परखनली? हाँ, 2 परखनली होना चाहिए, और जल होना चाहिए। और मुख्य बात, इसमें गमले का पौधा एक चाहिए। क्या चाहिए? गमले का पौधा। अब गमला का पौधा क्यों लेंगे? तो हमको जांचना है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता को देखना है। तो करना क्या है, मान लो गमला का एक पौधा लिया हम। अच्छा, फोटो उसमें भी बना सकते थे, और लेकिन जरूरत नहीं पड़ा। ये गमला है, इसमें मिट्टी होता है। अच्छा, इसमें एक पौधा लेना है, कोई भी छोटा सा पौधा लीजिए। गमला में छोटे पौधा लगता है, नहीं लगता है जी?
तो ये मान लो पत्ती है, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं है, बस समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। यही मान लो कोई भी पौधा है गमला में, ये पत्ती है, पत्ती पर इस प्रकार का विन्यास पाया जाता है। बात को सिर्फ समझना, कुछ करना नहीं। अब यहाँ प्रयोग करके हम दिखा नहीं सकते, मजबूरी है। तो ये गमले का पौधा लिया है, करना क्या है, पौधे को प्रयोग में करना क्या है, सबसे पहले पौधे को, ये गमला वाला जो पौधा है, पौधे को 2 से 3 दिन तक कमरे में रख देना है। कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे जी, हाँ कमरे में रख लिया जाता है। कमरे में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें जो संचित स्टार्च है वो समाप्त हो जाए, या भोजन उसमें जो संचित है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो कमरे में रख लिया जाता है ताकि उसमें संचित स्टार्च स्टार्च जमा रहता है, उसका उपयोग होता है रासायनिक प्रक्रिया में, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो वो समाप्त होगा, ऊर्जा का स्रोत है वो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गमला का पौधा उठाकर रख देना है कमरा में 2 से 3 दिन के लिए। क्यों रखेंगे, ताकि उसमें जो संचित स्टार्च है वो समाप्त हो जाए। अब करना क्या है, करना ये है कि इस गमले के पौधे को बाहर निकालना है। कमरे से बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, कमरे से बाहर निकालेंगे और किसी एक पत्ती पर, किसी एक पत्ते पर दोनों ओर गत्ते से ढक देना। गत्ते मतलब कूट से, गत्ते से ढक देना है कुछ दूर तक। कैसे ढकेंगे, देखिए यहाँ मान लो इस पत्ती को हमको ढकना है इसको, तो इसमें कूट का टुकड़ा ऊपर से ऐसे करके लगा देना है दोनों तरफ से। किधर से, हाँ दोनों तरफ से, एक कूट का टुकड़ा नीचे से, एक ऊपर से, और इस पर क्लिप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, क्लिप लगा देंगे, मतलब पत्ती का इतना पार्ट ढक जाए। इस पर क्लिप चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया, क्लिप चढ़ा दिया। अब ढक दिया, उसके बाद पौधे को दिन भर के लिए धूप में रख देना है। कहाँ रखेंगे, अब भाई प्रकाश संश्लेषण देखना है तो धूप में 3 दिन तो हम रखा इसको कमरा में, तो जितना इसमें स्टार्च जमा था वो खत्म हो गया, इसके अंदर जो प्रक्रिया चली उसमें। अब इसमें क्या किया, किसी एक पत्ती में कुछ दूर तक गत्ता लगा दिया, नीचे से कूट और ऊपर से कूट, और उसको इस प्रकार से क्लिप चढ़ा के धूप में रख दिया। कहाँ रख दिया, दिन भर के लिए धूप में रख दिया जाता है। शाम में क्या करना है, शाम में गत्ते को पत्ती से हटा लेना है, से हटाकर इसमें एसीटोन से विरंजित करेंगे उसको। क्या करेंगे, एसीटोन से विरंजित करेंगे। शाम में गत्ते को पत्ती से हटाकर एसीटोन से विरंजित कर आयोडीन की जांच करना है। जांच करने पर पाया जाता है कि जो पत्ती का खुला भाग है, ये खुला भाग, यहीं पर गहरा नीला रंग होगा, यहीं पर, बाकी वाला इसी रह जाएगा। मतलब ये पत्ती को अगर तोड़ के हटा के दिखाओगे, मान लो इस तरह से ये पत्ती है और यहाँ पर ही पहले से गत्ता लगा हुआ था। क्या था, यहाँ गत्ता लगा हुआ था, इस दूर में इतना दूर रह गया रंगहीन, और ये गहरा नीला हो गया। ये तो इसका मतलब ये तो झपा हुआ था, इसको सूर्य का प्रकाश तो मिला नहीं, तो सूर्य का प्रकाश मिला नहीं तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ नहीं, ग्लूकोज बना नहीं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, इसलिए स्टार्च की उपस्थिति पता चल गया गहरा नीला रंग से। जांच करना है, पाया जाता है कि पत्ते के खुले भाग पर ही गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य प्रकाश पड़ा था। यहाँ पर चूंकि ढका हुआ था, ये पार्ट
गत्ता से, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश मिला नहीं, तो ये रह गया रंगहीन। क्या रह गया? मतलब यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, वजह यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा नहीं गत्ता से ढका रहने के कारण। और ये दोनों जगह पर क्या बना? ये दोनों जगह पर आया गहरा नीला रंग। कैसा रंग? गहरा नीला रंग। आयोडीन प्रतिकारक में पत्ती पर जो हरित लवक या ये स्टार्च जो जमा था वो आयोडीन से अभिक्रिया करके गहरा नीला रंग उत्पन्न किया, जो दर्शाया कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, तभी वहां स्टार्च की उपस्थिति पता चला। चलिए इधर समझिए, अगला जांचना है हमको, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, बताएं जी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता क्या है? क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल अवशोषित होता है, दोनों को बदला जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज जमा होता है स्टार्च में, और स्टार्च की उपस्थिति पता कर रहे हैं हम लोग प्रयोग करके। तो आवश्यक पदार्थ इसमें अपने पास है एसीटोन, काम वही है क्लोरोफिल को घुलाकर पत्ती को विरंजित करना। आयोडीन का विलयन चाहिए, प्रतिकारक है ही, इसका काम होता है मंड की उपस्थिति जांचना। यह अभिक्रिया करके गहरा नीला रंग उत्पन्न करेगा जहां पर स्टार्च रहेगा। लैंप बर्नर या स्टोव खौलाने के लिए एसीटोन को गर्म करना पड़ता है। उसके बाद बड़े मुंह वाली बोतल लेंगे कॉर्क के साथ। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ गोलियां चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की गोली इसलिए लेंगे ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर सके, इसका काम ही होता है। उसके बाद एक स्टैंड चाहिए और गमले का पौधा चाहिए। गमले का पौधा लेकर सबसे पहला काम करना है, क्या करेंगे? वही सबसे पहले ही तो धूप में रखा रहा होगा, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, तो इसमें भोजन बना होगा ना जी। तो भोजन को पहले समाप्त करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले 2 से 3 दिन के लिए उसको कमरे में रख लेना है, ताकि उसमें जो संचित स्टार्च है वो समाप्त हो जाए। अब उसमें करना क्या है? कमरे से बाहर निकालकर गमला का किसी एक पत्ती में, पौधे की किसी एक पत्ती में ये जो बड़े मुंह वाली बोतल लिया है, कॉर्क को बीच से काट देना है। कॉर्क होगा ऐसे करके, ये कॉर्क रहेगा ना जी, उसको बीच से ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद कॉर्क 2 पार्ट में आ जाएगा। अब करना क्या है? यहाँ समझिए, किसी एक पत्ती का कुछ हिस्सा बोतल में प्रवेश करा देना है। कहाँ पर? अरे बोतल चौड़ा मुंह वाला होगा, तो चौड़ा मुंह वाला बोतल में पत्ती के कुछ भाग को इसके अंदर प्रवेश कराकर कॉर्क से टाइट कर देना है। ये मान लो है बोतल अपने पास, और इसमें रखा हुआ है KOH की गोलियां। इसकी गोलियां KOH की गोलियां, इसका काम है। अब बोतल लिया है तो बोतल में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड होगा गैस, क्योंकि उसमें वायु है और वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेगा। इसको स्टैंड पर रख देना है। कौजी पर? ये मान लो स्टैंड है, बोतल को रख लिया। ऐसा ने पतिया में इसको लगाओ तो पतिया कमजोर होगा तो टूट के गिर जाएगा, तो स्टैंड लगा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर। तो किया क्या? कमरे से बाहर निकालकर किसी एक पत्ते के कुछ भाग को, पत्ते के कुछ भाग को बोतल में अंदर करके कॉर्क लगा देना है। पहला काम ये करेंगे। इसके बाद धूप में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दिन भर के लिए इसे सूर्य प्रकाश में, जहां वायुमंडल खुला हो, सूर्य प्रकाश में रख देना है। मतलब वैसे जगह रखेंगे जहां पर प्रकाश संश्लेषण हो। तो प्रकाश संश्लेषण बाहर में ही होगा। अब प्रकाश संश्लेषण हमको जांचना है ग्लूकोज यानी स्टार्च की उपस्थिति, तो पत्ती का इतना पार्ट बोतल के अंदर है ना जी। तो ये किया क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें जो बोतल में CO2 था, बोतल में जो CO2 था उसको अवशोषित कर लिया। ये क्या करेगा? CO2 को अवशोषित करेगा। कौन? KOH की गोली जो लिया है वो अवशोषित KOH कर लेगा। अब इसमें CO2 रहा नहीं, धूप में गया, प्रकाश मिला, वायुमंडल से CO2 मिला, प्रकाश संश्लेषण होगा। शाम में करना क्या है? ये पत्ती को बाहर निकालेंगे। पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर एसीटोन से विरंजित करना है। उसके बाद आयोडीन की जांच करेंगे। पाया जाता है जो भाग, ये तो बोतल के अंदर था, देखो पत्ती को हम फिर से बनाते हैं। ये पत्ती मान लो था बोतल के अंदर, पत्ती का इतना भाग बोतल के अंदर था, ये रंगहीन रह गया। क्या रह गया? रंगहीन। चूंकि इसको तो CO2 मिला नहीं और यहाँ पर ये गहरा नीला रंग बना। यहाँ क्या बना? गहरा नीला रंग।
जैसे ही जांच करोगे आयोडीन से तो गहरा गहरा नीला रंग उसी पार्ट में बनेगा जो बोतल से बाहर था। ये बोतल से बाहर था, ये पार्ट ये है, और ये वाला जेई वाला दिखाया है हम, ये वाला पार्ट है जो ढका, ये बोतल के अंदर था। तो विरंजित कर आयोडीन की जांच करना है। पाया जाता है कि पत्ते के खुले भाग जो बोतल के बाहर था, कहाँ था, जो बोतल के बाहर था, में नीला रंग उत्पन्न होता है, क्योंकि यहां या क्योंकि इस भाग को वायुमंडल से CO2 मिला, वायुमंडल से CO2 मिला, और जहां पर CO2 नहीं मिला, जो बोतल के अंदर था, वो कैसा रह गया, मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ नहीं, ग्लूकोज बना नहीं, स्टार्च वहां नगण्य पाया गया, इसलिए वो हो गया रंगहीन। चलो इधर समझेगा। इधर अगला टॉपिक है पौधों में पोषण से संबंधित, और लास्ट टॉपिक पौधों में विषम पोषण। अब विषम पोषण बताया है, इसमें जीव पोषण हेतु दूसरे पर आश्रित होता है, ये नहीं बताया जी। तो अभी तक हम लोग सीखा कि पौधे प्रायः स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है और उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। इसके अलावे कुछ पौधों में विषम पोषण के अंतर्गत परजीवी पोषण पाया जाता है। कुछ पौधे कीटभक्षी भी होते हैं, जैसे अमरबेल नामक पौधा जनरली दूसरे पौधे पर ही विकसित होते हैं। अमरबेल, जिसको कसकुटा भी कहते हैं, याद रखेगा, अमरबेल नामक पौधा प्रायः दूसरे पौधों पर विकसित होता है, और उसमें जगह जगह से अपस्थानिक जड़ निकलकर जो पोषक पौधा होता है उसके तने में समाकर परिवहन उत्तक से जुट जाता है, और उसी से पोषक पदार्थ को अवशोषित करता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। दूसरा है कीटभक्षी, यानी कुछ पौधों में विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, यानी उसमें चटक रंग से कुछ कीट उसमें प्रवेश कर जाता है, और कीट का वह पाचन करके उसके पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। कीटभक्षी पौधों के कुछ यहाँ उदाहरण लिखा है, जैसे है निपेंथिस, डिस्किडिया, यूट्रिकुलेरिया, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। इतना याद रखना है इसमें। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पोषण पढ़ा, पोषण का प्रकार पढ़ा डिटेल में, प्लस पौधों में कंप्लीट पोषण की जो प्रोसेस है, या पौधों में पोषण का जो तरीका है, या पौधे किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, इसका कंप्लीट ब्यौरा किया है। पढ़िए इसको।